Hello guys, this is Swati, your English educator from Magnet Brains, and I'm back with a beautiful poem, The Brook, written by Lord Alfred Tennyson. Now, in our previous videos, we have seen the explanation, summary, analysis, structure, and the poetic devices used in this poem. So everything has been already done. Now if you haven't seen those videos, first check them out because in this video we are going to start with the question answers. तो आपकी बुक में जितने भी question answers हैं, here we are doing English channel जिसका सेकेंड यूनिट का ए सेक्शन अभी हम कर रहे हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ. सो इफ यू हैव योर बुक्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, सो ओपन देम सो दैट यू कैन टेल कि हाँ ये क्वेश्चंस मेरे पास भी हैं. सो लेट्स बिगिन. So the first question that you have, which is on page number 24, is find lines in the poem that expresses the following thoughts. तो आपको यहाँ पे thoughts दिए हैं. अब आपको बुक में वो lines find करनी है जो ये same thoughts express करते हैं. अगर आपने explanation नहीं देखा है, so I would again request you to go back to the previous video. Why? Because in that particular case आपके लिए बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा इसको समझना. Okay? Thank you. Now let's start with the first thought. As the brook flows down its stony and pebbly paths, it creates a whirlpool and makes many musical sounds. Whirlpool कहाँ word use हुआ था? Whirling, twisting, eddying. You remember the word eddying in your book. So जब वो जो है stony path से जा रही है, ठीक है? It creates a whirlpool and make many musical sounds. तो यहाँ पे this is your stanza जो कि same चीज बताता है. I chatter over stony ways. Chatter मतलब बहुत सारी बातें करना. So I chatter over stony ways in little sharps and trebles. So ये वाला जो स्टैंजा है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एक तो इसमें बहुत सारे साउंड वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जिसके मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लस इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स. आई बबल इनटू एडिंग बेज. बबल मतलब जब मैं एकदम घुमावदार रास्तों से जाती हूँ और बेज है जहाँ पे, ठीक है, तो जब मैं वहाँ पे जा रही हूँ तब मैं बबल्स फॉर्म कर रही हूँ. एंड आई बैबल ऑन द पेबल्स. बैबल का मतलब क्या होता है? बहुत सारी आवाज़ें निकालना. तो जब पत्थरों के ऊपर से जाती हूँ तो मैं बहुत सारी आवाज़ें निकालती हूँ. सो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर थॉट हैज़ बीन अप्लाइड और हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम दिस स्टैंजा. Okay, so you can take a screenshot of this if you want or you can take it in your book. Second thought है हमारे पास, the brook follows a winding path carrying flowers and fish along with it. अब एक winding path वो follow कर रही है जिसमें वो fish और flowers carry कर रही है. So flowers के लिए हमारी जो poem में word use हुआ था वो था blossom और fish मतलब जो lusty trout और grayling. lusty trout क्या है? वो फिश जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है और ग्रेलिंग क्या है? इट्स जस्ट द नेम ऑफ अ फिश. तो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर स्टैंजा आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट. सो आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट मतलब वो किस तरीके से विंड की तरह वेव्स जैसे जो है आगे बढ़ रही है, ठीक है. तो द ब्रूक फॉलोज अ वाइंडिंग पाथ. तो विंड अगर हम बोलते हैं तो हवा ऐसे चलती है. हम कभी भी हवा को ऐसे बताते हैं क्या? हवा ऐसे जाती है? नहीं, हवा ऐसे चलती है. तो वैसे ही वो एक वाइंडिंग पाथ में इस तरीके से चली जा रही है जहाँ उसके साथ फिशेस हैं और बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो उसके साथ आगे जा रहे हैं. कैरिंग फ्लावर्स एंड फिश अलोंग विद इट. सो दिस इज योर स्टैंजा. I wind about and in and out with here a blossom sailing. Blossom का मतलब फ्लावर. मेरे ऊपर एक फूल जो है वो मेरे साथ बह रहा है. एंड हियर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट. और यहाँ वहाँ कुछ एक लस्टी ट्राउट फिश है. एंड हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग. सो ये जो है इन एंड आउट, हियर एंड देयर, ये सब क्या है? एंटीथेसिस. ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आइडियाज बताए जाते हैं. When the brook flows, this is brook, okay, when the brook flows over stones and pebbles, there is a break in the flow of water which appears silvery. अब वो बोल रही है, यहाँ पे जो थॉट हमें दिया गया है कि जब ब्रूक जो है वो स्टोन्स और पेबल्स के ऊपर फ्लो कर रहा है तो क्या होता है? उस पर ब्रेक लगता है. जैसे कि आपने देखा होगा, मान लो ये नदी है, ठीक है,
फुल स्पीड में बह रही है और यहाँ एक बड़ा सा स्टोन है, तो वो ऐसे जाती है, उस पर जाके उछल जाती है, जैसे बहुत स्पीड में, तो ऐसे जाके वो इस पे उछल जाती है, इट डजंट स्टॉप, इट गोज ऑन, लेकिन वो उछल जाती है। तो यहाँ पे क्या है, विथ मैनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक। अब जब उछलती है तो अचानक से व्हाइट कलर की दिखती है और सन भी शाइन कर रहा होता है तो सिल्वर कलर की दिखने लग जाती है। तो ये जो पानी यहाँ पे उछल के आता है एकदम से, उसको हमने कहा है सिल्वरी वाटर ब्रेक, वाटर पे ब्रेक लग गया है। अबव द गोल्डन ग्रेवल, अबव द गोल्डन ग्रेवल मतलब नीचे क्या है, नीचे पत्थर है, मिट्टी के साथ पत्थर है, इसलिए उसे गोल्डन ग्रेवल कहा गया है, ठीक है, विच अपीयर्स सिल्वरी। नेक्स्ट है हमारे पास the rays and beams of the sun appear to be dancing as they fall on the brook through the tree cover along the shallow sandy banks। अब ये तो बहुत इजी है, जिसमें यू रिमेंबर नेटेड बीम की बात की थी हमने कि जब ऊपर से सनलाइट है वो पत्तियों के थ्रू जब पानी में जा रही है तो ऐसा लग रहा है छन के जब वो आ रही है तो नीचे परछाई कैसी आ रही है, ऐसा लग रहा है नेटेड बीम है, पूरा नेट की तरह फैला हुआ है, एंड दैट नेट इज डांसिंग, व्हाई, बिकॉज द वाटर इज मूविंग। सो ये जो है आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज। सो जो सैंडी शैलो मतलब नीचे तो पत्थर वगैरह हैं और उसमें ऊपर जो पानी है वो डांस कर रहा है, किस में, नेटेड सनबीम में। द ब्रूक continues its journey forever to join the brimming river, unlike humans whose life must come to a stop। यहाँ पे है द ब्रूक कंटिन्यूज इट्स जर्नी फॉर एवर टू जॉइन द बिमिंग रिवर। तो ये जो रिपीटेड हो रही है, एक ही लाइन थी, मैन में कम एंड मैन में गो एंड आई लिव ऑन फॉर एवर, इसमें क्या लाइन है, एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। नाउ सी द ब्रूक कंटिन्यूज इट्स जर्नी। अब ये जो कंटिन्यूज इट्स जर्नी है वो लास्ट वाला जो स्टैंजा है, दिस इज द लास्ट स्टैंजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर दीज क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे फुल स्टॉप नहीं है, ओके, जहां पे आपको एक स्टैंजा दे दिया, अब इस स्टैंजा के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो एंड बट आई गो ऑन फॉर एवर। अब ये हमने स्टैंजा उस वक्त भी एक्सप्लेनेशन में देखा था, एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग, और मैं अपने साथ इन सब को लेके आ गई हूँ, किस किस को, पेबल्स को, स्टोन्स को, उसके अलावा सिल्ट को, मिट्टी को, सैंड को, एंड फ्लावर्स को, और उसके अलावा और क्या होता है, फिश को। तो ये जो ड्रॉ देम ऑल अलोंग, ऑल में ये सारी चीजें आ जाती है, एंड फ्लो, और मैं उनको लेते हुए आगे बढ़ती जा रही हूँ, टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर। वेयर एम आई गोइंग, आई एम गोइंग टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, व्हाई, because men may come and men may go but I am here forever। so अब आपको क्वेश्चन पहला गया है, what does them refer to in these lines, you know all of them। तो them क्या है, them here refers to the pebbles, sand particles, gravel, stones, flower petals and fish that the vigorous brook pulls along with it। जो ये vigorous मतलब जो फुल स्पीड में जो ब्रुक है वो अपने साथ लेते हुए आ जा रही है, तो यही है them में। सेकेंड क्वेश्चन है, what flows to join the brimming river, what flows, the brook, the vigorous brook flows to join the brimming river। very easy answer। why does it go on forever, it is not a mortal thing। ये it is not a mortal नहीं, it is not mortal। mortal का मतलब होता है something that will die, like we humans we are mortal, हम एक दिन we will die, right। it is not mortal, या हम कह सकते हैं it is immortal। immortal मतलब ऐसी चीज which will never die। so it is immortal like, you know, it is not mortal like humans। तो इसीलिए हमने यहाँ पे immortal यूज नहीं किया है, because we are comparing this to the humans। ये humans के जैसे mortal नहीं है, who have to surrender to death, जिसको मौत के आगे हार माननी पड़ती है, which means they have to die and destruction one day। मतलब डेथ और डिस्ट्रक्शन आ ही जाता है, एक दिन उनको मरना पड़ता है, और द अदर, सो इट गोज ऑन फॉर एवर। अब इसके साथ ऐसा कुछ होता नहीं, इसलिए इट गोज ऑन फॉर एवर। टू whom does men refer to in the poem, what does the poet mean by men may come and men may go, okay। so now
मैन मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैन रिफर्स टू द ह्यूमन काइंड। मैन मतलब आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मैन की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ मैन का मतलब है पूरी ह्यूमन काइंड। दिस लाइन शोज द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ट्रांजिटरी नेचर का मतलब क्या होता है? बदलता हुआ स्वभाव ह्यूमन लाइफ का, एंड द इटर्नल लाइफ ऑफ नेचर। अब यहाँ दो वर्ड्स यूज किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये वर्ड्स यूज करोगे, अच्छी वोकैबुलरी यूज करोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ह्यूमन का जो एक ट्रांजिटरी नेचर है और इटर्नल लाइफ है नेचर की। ह्यूमन लाइफ चेंज हो रही है और जो नेचर है वो इटर्नल है, मतलब वो कभी मरता नहीं है। मैन इज मोर्टल एंड कंटिन्यूज हिज जर्नी टिल ही मीट्स हिज डेथ। मैन मोर्टल है, विच मीन्स ही इज अबाउट टू डाई वन डे, और ये अपनी लाइफ की जर्नी तब तक कंटिन्यू करता है जब तक वो डेथ से नहीं मीट करता। बट द ब्रूक ऑन द अदर हैंड इज इमोर्टल। ब्रूक कैसी है? इमोर्टल है। सो मैन की जो लाइफ है वो कैसी है? उसका नेचर क्या है? ट्रांजिटरी नेचर है, ट्रांजिशंस होते रहते हैं उसमें। और जो ब्रूक है उसको कैसे बोला है? ब्रूक की लाइफ में भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं, लेकिन वो एक इटर्नल लाइफ जी रही है। क्लियर? सो एक बार हम इसको फिर से रीड कर लेते हैं। मैन मतलब मैन रिफर्स टू द ह्यूमन काइंड। This line shows the transitory nature of the human life and the eternal nature of the brook या eternal life of nature. Man mortal है, which means it has to die one day, and जो brook है वो immortal है। Clear? अब next question हमारे पास है C section से। How does the brook behave when it encounters curves along its banks? How does the brook behave? मतलब जब, रिमेंबर हमने एक लाइन पढ़ी थी कि जब ना बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं और जो आपकी ब्रूक है वो एकदम यंग है, एनर्जेटिक है, तो क्या होता है? इट फ्रेट्स। फ्रेट का मतलब उसे गुस्सा आ जाता है, वो इरोड करते हुए चली जाती है, मतलब तोड़ते हुए चीज़ों को चली जाती है। द ब्रूक बिहेव्स एंग्रीली व्हेन इट एनकाउंटर्स कर्व्स एंड हैव टू मूव राउंड एंड राउंड अगेन एंड अगेन। सिंपल आंसर, ब्रूक कैसा बिहेव करती है? एंग्रीली बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि उसको बार बार जो है घूमना पड़ता है और अगेन अगेन उसको कर्व्स में मूव करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ द वेरियस प्लेसेस दैट फॉल इन द पाथ ऑफ द ब्रूक एज इट फ्लोज। तो जब ब्रूक पूरी अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, वहां से लेके जब तक उसकी जर्नी एंड होती है, वो कितने कौन कौन से प्लेसेस पे जाती है? 30 hills, 20 small villages, a little town, half a hundred bridges, half a hundred मतलब 50 bridges, and Philip का farm. Okay? Next, what do you think causes the foamy flake as the brook flows? Foamy flake कैसे फॉर्म होता है? जब आप जो है, जो बहुत स्पीड में जब होती है ब्रूक जो है, जब वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है और किसी भी जब कर्व में जाती है तो वो स्ट्राइक करती है वहाँ पे, और जैसे ही स्ट्राइक करती है तो उसमें क्या होता है? उसमें वो घूमती है, और जैसे ही वो घूमती है तो उसमें फोम फॉर्म होता है। तो यही हमें आंसर में लिखना है। When the water moves about in curve and strikes against stone, मतलब जब वो कर्व करता है, कर्व में मूव करता है, और जैसे ये कर्व में मूव कर रहा है पानी और यहाँ से जाके धड़ाम से इससे टकरा गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इट स्वर्ल्स एंड यहाँ पे फोम फॉर्म हो जाता है और बहुत सारे छोटे छोटे बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, विच इज रेफर्ड हियर एज फोमी फ्लेक। किस तरीके से रेफर किया है? फोमी फ्लेक। क्लियर? What makes the brook sparkle? So what is it that makes the brook sparkle? तो जो सनलाइट है, जब वो पेड़ों से छनते हुए पानी पे पड़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है? वो जो नेटेड बीम है वो ऐसा लगता है वो शाइन कर रही है। The sunlight glitters on the water as the brook weaves through greenery that grows beside the stream bank. This makes the brook sparkle. Basically, the simple answer is sunlight जो है वो जब पानी पे पड़ती है तो ऐसा लगता है पानी चमक रहा है। ऐसा तो आपने भी देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं as the brook weaves through greenery, जब वो ग्रीनरी से जा रहा है, that grows beside the stream, जो पेड़ों मतलब स्ट्रीम के जो आसपास जो पूरे पेड़ हैं, जब वो उससे जा रही है तो उसकी पत्तियों से छनते हुए जो सनलाइट आ रही है, that makes the brook sparkle. Okay? What is the netted sunbeam?
What makes it dance? अब ये एक क्वेश्चन है जो कि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया जाए. The netted sunbeam refers to the sun rays जो कि फिल्टर हो रहे हैं through the leaves and bushes that fall on the surface of brooks, sandy shallow water. तो यहाँ पे ये पानी है जिसके इधर पे एक ट्री है मान लो या श्रब्स हैं छोटे छोटे, उनकी जो पत्तियों से नीचे जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, एकदम ऐसा लग रहा है नेट जैसा बिछा हुआ है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ ब्रूक्स सैंडी शैलो वाटर इन अ नेट लाइक वोवन पैटर्न. ऐसा लगता है नेट जैसा एक पूरा पैटर्न बन गया है नीचे. द मूवमेंट ऑफ द वाटर मेक्स इट डांस. और जब नीचे वो पैटर्न, पानी तो हिल रहा है, तो जब वो पानी हिल रहा है तो ऐसा लगता है वो पूरा पैटर्न जो है वो डांस कर रहा है. तो अब इसको आपको ये वाला जो आंसर है हम एक बार और समझेंगे ताकि आपको अभी याद हो जाए. नेटेड बीम किसको रिफर करती है? सनशाइन को, राइट. तो नेटेड बीम रिफर्स टू द सन रेज. कहाँ से आ रही है? फिल्टरिंग थ्रू द लीव्स एंड श्रब्स एंड बुशेस. फिल्टरिंग, फिल्टर होते हुए कहाँ से? लीव्स और बुशेस से. अब ये बुशेस कहाँ हैं? दैट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ब्रूक सैंडी शैलो वाटर, जो कि सैंडी शैलो वाटर के ऊपर गिर जाते हैं इन अ नेट लाइक वोवन पैटर्न. एक नेट लाइक वोवन पैटर्न में गिर जाते हैं. द मूवमेंट ऑफ द वाटर मेक्स इट डांस. और ये जो डांस मतलब जो पूरा जो पानी जो हिल रहा है वो क्या है? उसको आप बोल रहे हो कि वो पूरा जो है पूरा पैटर्न जो नेट बीम है वो डांस कर रही है. क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Where does the brook in the poem originate from, the highlands or the plains? अब तुम्हारे हिसाब से जो ब्रूक है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? हाईलैंड से स्टार्ट हो रही है, मतलब हिली एरिया से स्टार्ट हो रही है, या प्लेन से स्टार्ट हो रही है? सपोर्ट योर आंसर विद लाइन्स फ्रॉम द पोएम. तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? इफ़ यू रिमेंबर हमने जब पढ़ा था कि वो स्टार्ट हो रही है 30 हिली एरियाज को वो क्रॉस करती है, और वहाँ पे जहाँ पे ये जो आपके हर्न है और जो कूट है वो हॉन्ट करते हैं. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? द ब्रूक इन द पोम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हाईलैंड्स बिकॉज इट पासेस थ्रू द हाई माउंटेन्स. अब ब्रूक ऊपर कैसे जा सकती है? नदी है ना, वो एकदम ऊपर तो जा नहीं सकती, वो नीचे ही जाएगी, तो वो हिली एरिया से स्टार्ट हो रही है. So deep valleys and finally overcoming all the hurdles of the way, reaching its destination, the overflowing river. तो यहाँ पे हमने क्या हुआ? ये हमने ओरिजिनेट कहाँ से करती है? हाईलैंड से ओरिजिनेट करती है. क्यों? क्योंकि बुक में लिखा हुआ है दैट इट पासेस थ्रू द हाई माउंटेन्स, टफ टेरेन्स, डीप वैलीज एंड फाइनली ओवरकमिंग ऑल द हर्डल्स. ये जो आपकी ब्रीमिंग रिवर है उससे जाके मिल जाती है. अब कौन सी लाइन्स हैं जो सपोर्ट करती हैं? आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हर्न, ये कॉलन नहीं आएगा. आई मेक अ सडन सैली and sparkle out among the fern to bicker down a valley. By 30 hills I hurry down or slip between the ridges. तो ये 6 लाइन्स जो हैं ये शो करती हैं कि वो हाईलैंड से ओरिजिनेट हुई है. क्लियर? Compare the following parts of the book's journey, parts of the book journey to a human life. अब यहाँ पे आपको जो हमने इसको एनालिसिस किया है सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है कि आपको जो ब्रूक की लाइफ है और ह्यूमन लाइफ है उसको स्टार्टिंग में जब आप छोटे होते हो, यंग होते हो, बिगनिंग होती है आपकी लाइफ की, उधर कंपेयर करो, और फिर क्लोजर टू द रिवर जब वो रिवर के पास पहुंचने वाली होती है, ब्रिमिंग रिवर के पास, तब आपको कंपेयर करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज एट द बिगनिंग ऑफ इट्स जर्नी. एट द बिगनिंग ऑफ द जर्नी क्या है? एज अ चाइल्ड, जैसे एक छोटा बच्चा, द ब्रूक मतलब एक छोटे बच्चे की तरह द ब्रूक चैटर्स एंड बैबल्स. एक छोटे बच्चे की तरह ब्रूक जो है वो चैटर कर रही है, बैबल करती है, बहुत सारी आवाज़ें करते हुए इधर उधर से आगे बढ़ रही है. इट इज़ एज एनर्जेटिक एज अ ह्यूमन बीइंग इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ अ लाइफ. तो जैसे एक बच्चा है वो कभी थकता ही नहीं है, इधर दौड़ता है उधर फिरता है, तो उसी तरीके से जो ब्रूक है वो अपनी इनिशियल स्टेजेस में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग. As human being work to fulfill their aim in life, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग जैसे बड़े होने लग जाता है, कोई बच्चा बड़ा होता है उसे पता है उसको स्कूलिंग कंप्लीट करनी है, कॉलेज कंप्लीट करना है, उसको एक जॉब लेना है, उसको सक्सेसफुल बनना है, उसके पास एक एम है जिसे वो फॉलो करता है. सिमिलरली एक ब्रूक के पास भी एक एम है कि उसको वो ब्रिमिंग रिवर से जाके मिलना है.
ठीक है, द ब्रूक्स एम इज टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया है कि बिगिनिंग ऑफ द जर्नी में हाउ इज इट एग्जैक्टली सेम, यू नो, ऑलमोस्ट सेम लाइक दैट ऑफ अ मैन्स लाइफ। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में जैसे वो चैटर ब्लैबर करते हैं बच्चे, वैसे ये भी करती है। जिस तरीके से बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं तो स्टार्टिंग में हमारी ब्रूक भी बहुत एनर्जेटिक होती है, और जिस तरीके से ह्यूमंस के पास एक एम होता है कि उनको आगे जाके क्या करना है, ब्रूक के पास भी एक एम है। अब हम जब वो क्लोजर टू द रिवर पहुंच जाती है तब क्या होता है, द ब्रूक स्लोज डाउन एंड स्लिप्स। अब वो जो है वो धीरे चलने लग गई है, वो स्लिप करती है, स्लाइड करती है, एंड फाइंड स्टील्स बाय द लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स। अब वो वहाँ पे जाके जो है धीरे धीरे चल रही है, ग्रासी प्लॉट से गुजर रही है, लॉन से गुजर रही है। इन द सेम वे ड्यूरिंग ओल्ड एज एक जो मैन है he becomes quiet and understanding। तो वो भी जो है बहुत गिविंग हो जाता है, क्वाइट हो जाता है, काम हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग होता है, उसको गुस्सा नहीं आता। सो दिस इज हाउ जब एक रिवर, एक ब्रूक जो है वो रिवर के क्लोज चली जाती है तब भी ऐसा ही होता है। क्लियर? सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम। क्या है, आई मेक अ सडन सैली, बाय मैनी अ फील्ड एंड फॉलो। इन दोनों में अलिट्रेशन यूज हुआ है जो मैं आपको ऑलरेडी पोएटिक डिवाइसेस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और कौन कौन से अलिट्रेशन होते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिए हैं बाकी के सारे अलिट्रेशन। हमें 5 अलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स देने थे, 20 थॉप्स, ठीक है, मैन, मे, मैन, मे, विथ, विलो, वीड, आई, यहाँ पे स्लिप, यहाँ पे स्लाइड, ग्लूम, ग्लैंस, एंड अगेन फेरी, फोलेंड। तो ये हो गए हमारे पूरे अलिट्रेशंस। अलिट्रेशंस क्या होते हैं, सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो रिपीट होता है एक सेंटेंस में। तो ये हमने 5 एग्जाम्पल्स लिख दिए। क्लियर? दैट इज इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोएट हैज यूज्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब सम साउंड और मूवमेंट। अब जैसे बैबल, बैबल एक साउंड है, ठीक है, बिकर करना, बिकर मतलब फ्लो करना, चैटर करना अगेन साउंड है, हरी जल्दी करना, लिंगर स्लो हो जाना, लॉइटर मतलब डॉडल करना, मतलब डस्ट ऐसे यू नो बहुत ही धीरे टाइम वेस्ट करते हुए चल जा रहे हैं, मरमर मतलब धीरे धीरे बात करना, सेलिंग मतलब आगे की तरफ मूव करना, स्किमिंग का मतलब क्या होता है, बस फटाफट एकदम देख लेना, जैसे एक नज़र मार लेना तो जल्दी से आप आगे निकल जाते हो, स्लाइड मतलब ढकेलना खुद को, स्टील अगेन द साउंड इफेक्ट, विंड अबाउट मतलब वेवी मोशन में आगे बढ़ना। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आपके पास 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, साउंड वर्ड्स और मूवमेंट वर्ड्स, हमें बस डिवाइड करना था। तो ये रहे हमारे साउंड वर्ड्स, बैबल, बिकर, चैटर और मरमर, और मूवमेंट वर्ड्स क्या है, हरी जल्दबाजी करना, लिंगर मतलब टालते हुए आगे जाना, लॉइटर, सेलिंग, स्किमिंग, स्लाइड, स्टील बाय एंड विंड अबाउट। ये सब आपके क्या हो गए, ये मूवमेंट वर्ड्स हो गए। तो यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी हमने पोम जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने एक्सप्लेनेशन में समझ लिए थे। क्लियर? सो दैट इज इट गाइज, वी आर डन हियर विद द क्वेश्चन आंसर्स and everything that was there at the end of the poem. So this poem is finally over, where we have seen the explanations, summary, analysis, structure, poetic devices and the question answers. I hope you have got this poem. अगर कोई भी डाउट होते हैं you can always ask me in the comment box. If in case you're not able to find the link or videos, then please visit our website which is magnetbrains.com. Here you can click on the courses, all the courses will appear. Select the class that you want to study and go to the particular subject, select the topic and your video will appear. That is it. Thank you so much. In our next video, we are going to start with the B section of our second unit. Our book is English Channel. I'll see you soon. Thank you so much. Bye bye.